विद्यार्थियों, द हैप्पी प्रिंस एक लेसन है 9th क्लास में सप्लीमेंट्री का, जिसकी हिंदी इसमें दी गई है। कहा जाता है किसी शहर के ऊपर, यानी एक शहर था, उसमें एक खंभा लगा हुआ था जो बहुत ऊंचा था, स्तंभ। उस स्तंभ के ऊपर एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी। हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही प्रसन्न रहने वाला राजकुमार, उसकी मूर्ति उस पर लगाई गई थी। उसकी सुंदर प्रतिमा में नीलम की आंखें थीं। नीलम जो कि एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है, उस पत्थर की आंखें बनाई गईं जो ठीक सोने की पतली पत्तियों से ढकी हुई, और उनकी तलवार की मूठ जो थी, उसमें जो तलवार लटकी थी, उसकी मूठ, उसका हैंडल जो बड़ा मणिक था, उस सोने की परत उस पर चढ़ा दी गई थी पूरे शरीर पे। और एक रात एक सैलो, फिर लेखक बताता है कि एक रात एक सैलो यानी फाख्ता एक होता है कबूतर की तरह, जिसको अबाबिल पक्षी भी कहते हैं, वो मिस्र में अपने दोस्तों में शामिल होने के लिए निकलता है। सारे पक्षी आए होंगे, यहाँ जाड़ा बहुत अधिक होने के कारण वो सब जो है यहाँ से मिस्र की तरफ रवाना हो गए, लेकिन एक पक्षी उसमें से रह गया और शहर में उड़ जाता है। वो शहर में उड़ता है, इधर उधर देखता है, फिर दिन उड़ने से थक कर पूरा दिन उड़ता रहता है, थक जाता है। वह सोचता है कि वह रात के लिए कहाँ आराम कर सकता है। वह हैप्पी प्रिंस की प्रतिमा देखता है। वो मूर्ति उसे दिखाई पड़ती है ऊंचे स्तंभ पर जो लगी थी, ऊंचे खंभे पर, और प्रतिमा के पैरों के बीच आराम करने का फैसला उसने कर लिया। किसी के नीचे हम रात भर रुक जाएंगे। आराम की अपनी खूबसूरत जगह से खुश होकर वह सोने की तैयारी करता है। सोचता है कि एक मूर्ति के नीचे हमें आराम करने को मिलेगा, जो सोने की मूर्ति है। तभी पानी की एक बड़ी बूंद उस पर जो है गिरती है। वह आकाश की ओर देखता है, लेकिन देखता है कि यह बारिश के बादलों के बारे में स्पष्ट है। ये स्पष्ट कर लेता है कि कोई बादल नहीं है, पानी की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी ये पानी कहाँ से गिर रहा है? बांदी पानी की बूंदें उस पर गिरती रहती हैं। पक्षी प्रतिमा को देखता है और महसूस करता है कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। वह दया से भर जाता है। राजकुमार की जो आंखें थीं हैप्पी प्रिंस की, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वही उसके ऊपर गिर रहे थे। यह देख करके वह पक्षी भी दया से भर जाता है। पक्षी प्रतिमा से पूछता है कि वह कौन है, और प्रतिमा कहती है कि वह हैप्पी प्रिंस है। वो बोल उठता है, हैप्पी प्रिंस। उसकी प्रतिमा से आवाज़ आती है कि वह एक हैप्पी प्रिंस है। पक्षी उससे पूछता है कि वह क्यों रो रहा है। राजकुमार कहता है कि जब वह जीवित था और उसका मानव हृदय था, जब वो जीवित था, एक मनुष्य था, तो उसे नहीं पता था कि दुख क्या होता है, क्योंकि उसे महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। चारों तरफ उसके सुख ही सुख था। उसके महल में कोई भी दुख प्रवेश नहीं कर सकता था। खुशी में रहता था, और मरने के बाद उनके दरबारियों ने उसकी प्रतिमा को शहर के ऊंचे एक स्तंभ के ऊपर स्थापित करवा दिया। वो जानता भी नहीं था कि दुख क्या होता है मरने से पहले, लेकिन मरने के बाद वो इतना दुखी है कि वो रो रहा है। जहाँ से वह अपनी कुरूपता, इतनी ऊंचाई पर उसको स्थापित कर दिया गया, जहाँ से वह अपनी कुरूपता और दुर्दशा देख सकता है। भले ही उसका दिल सीमा से बना है, शीशा से बना है, उसका हृदय जो था वो शीशे का था। वो अपनी प्रजा को देखता है और बहुत दुखी होता है कि उसकी प्रजा इतना दुखी है, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो रोता रहता है। हैप्पी प्रिंस का कहना है कि थोड़ी दूर सड़क पर एक गरीब का घर है।
इसकी खिड़की के माध्यम से वह एक महिला को एक मेज पर बैठा देख सकता है। उसके हाथ लाल, मोटे और सुई चुभने से हुए हैं। वह एक दर्जिन है, टेलर है जो कपड़े सिलती है, क्योंकि वह एक सहेली एक दर्जिन है जो कपड़े सिलती है। कोर्ट में गाउन को पहनने के लिए वह रानी के सम्मान के लिए सबसे खूबसूरत गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। एक हॉल में एक बिस्तर है जिस पर उसका छोटा लड़का है, लेटा हुआ है, जो बुखार से बीमार है, बुखार से पीड़ित है। वह अपनी माँ से संतरे मांग रहा है, लेकिन जैसा कि उसके पास नदी के पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने पुत्र को देने के लिए उसके पास पानी के अलावा और कुछ नहीं है। लड़का रो रहा है। वह पक्षी से मणि को देने के लिए कहता है। उसी की दुख भरी दशा जो है देख करके राजकुमार बहुत दुखी होता है, हैप्पी प्रिंस, और वो पक्षी से अपनी मणि को देने के लिए कहता है कि उसको किसी तरह दे दो। मणि को अपनी तलवार से लेने और महिला को देने के लिए कहता है। हैप्पी प्रिंस का उदास चेहरा। पक्षी मान जाता है और वह सहमत हो जाता है। वह मणि को तलवार से निकालता है और शहर के ऊपर उड़ जाता है। गिरजाघर और महल के पिछले हिस्से में वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपने प्रेमी के साथ महल की बालकनी में आती है। पक्षी उसे यह कहते हुए सुनता है कि उसे उम्मीद है कि कढ़ाई वाले फूलों के साथ उसका गाउन दरबार के लिए तैयार है। वह टिप्पणी करती है कि सेमेस्ट्रेस आलसी है। सेमेस्ट्रेस मतलब वही दर्जिन, बहुत आलसी है। जब पक्षी महिला के घर पर आता है तो वह पाता है कि लड़का बुखार से बिस्तर पर पसरा हुआ है, फैला पड़ा हुआ है, और महिला थक कर सो गई है। वह रोबी को महिला की थिरकन के पास मेज पर रख देता है और बाहर जाने पर उसके पंखों से लड़के के माथे को हवा करता है। लड़का तुरंत बेहतर महसूस करने लगता है और सो जाता है। पक्षी राजकुमार के पास वापस जाता है और टिप्पणी करता है कि ठंड के मौसम के बावजूद वह काफ़ी गर्म महसूस करता है। राजकुमार का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। पक्षी तो सो जाता है। अगले दिन पक्षी नदी में स्नान के लिए जाता है। उस रात मिस्र जाने की संभावना से खुश होता है। वह शहर के सभी स्मारकों का दौरा करता है। चंद्रोदय के समय वह राजकुमार के पास जाता है और घोषणा करता है कि वह मिस्र के लिए रवाना हो रहा है। हैप्पी प्रिंस शहर में दूर तक पक्षी जाने वाले को बताता है। वह एक युवक को एक कागज में देखता है। कागजों से ढके डेस्क पर झुकता है। उसकी मेज के कांच में मुरझाए फूलों का एक गुच्छा है। वह आदमी थिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक लिखना पूरा करने की कोशिश कर रहा है। एक नाटक लिखने की वो तैयारी कर रहा था, लिख रहा था। तो लिखने के लिए वो भूखा है और ठंड के मारे परेशान भी है। तो उस पक्षी निगल यानी भी पक्षी होता है। पक्षी मदद करने के लिए एक और रात रहने की पेशकश करता है। पक्षी से राजकुमार ये आग्रह करता है कि एक रात और रुक जाए, जिससे उस नाटककार की मदद हो जाए। तो अपनी नीलम की आंखों में से एक मूर्ति को आदमी तक ले जाने के लिए कहता है। उसकी जो आंखें थीं नीलम की थीं। नीलम बहुत महंगा होता है। उसको निकाल लेने के लिए कहा। आदमी तब जौहरी को नीलम बेच सकता है और गर्म रखने के लिए कुछ जलाऊ लकड़ी खरीद सकता है। पक्षी राजकुमार की आंख फोड़ने के लिए दुखी है, लेकिन जैसा कि उसे बताया गया है, राजकुमार ने फिर कहा, मेरी एक आंख निकाल लो। पक्षी आदमी के घर के लिए उड़ान भरता है और छत में एक छेद के माध्यम से प्रवेश करता है। आदमी अपने हाथों में अपने सिर के साथ आराम कर रहा है और पक्षी को नहीं सुन रहा है। जब आदमी ऊपर देखता है तो वह मुरझाए हुए वायलेट के बीच नीलम को पाता है। वह सोचता है कि कुछ प्रशंसक उसके लिए इसे छोड़ चुके हैं और खुश हैं कि अब वह अपना नाटक लिखना समाप्त कर सकता है। अगली रात राजकुमार फिर से पक्षी से एक रात के लिए रहने के लिए कहता है। पक्षी कहता है कि जल्द ही यह बर्फ़ के लिए शुरू हो जाएगा, मतलब ये मौसम में बर्फ़ गिरना शुरू हो जाएगा
और उसे मिस्र जाने की ज़रूरत है। वहाँ गर्म मौसम है, यहाँ रुकना बहुत असंभव है। जहाँ मौसम गर्म है वहाँ जाना है। हालांकि मिस्र ने प्रिंस ने उन्हें बताया हैप्पी प्रिंस ने उन्हें बताया उस अबाबिल पक्षी को कि नीचे के वर्ग में एक छोटी मैच गर्ल है जिसके मैच गटर में गिर गए हैं। माचिस। वह रो रही है क्योंकि अगर वह बिना पैसे के घर जाती है तो उसके पिता उसे पीटेंगे। उसके लिए लड़की को अपनी दूसरी नीलम आंख देने के लिए कहता है ताकि उसके पिता उसे ना पीटें। पक्षी नीलम को बाहर निकालता है और उसे लड़की के हाथों में गिरा देता है। वह खुशी से घर जाती है, वह सोच कर कि उसे सुंदर कांच का एक टुकड़ा मिला है। पक्षी राजकुमार के पास लौटता है और कहता है कि जैसे राजकुमार अब अंधा है वह हमेशा उसके साथ रहेगा। अब वो अंधा हो गया था इसलिए उसने निश्चय कर लिया था पक्षी ने कि अब वो राजकुमार के साथ ही रहेगा। अगले दिन राजकुमार पक्षी को शहर के ऊपर उड़ने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वह क्या देखता है। पूरी खबर लाने के लिए कहता है। पक्षी इस आदेश का पालन करता है और अमीर अपने घरों में खुशी मनाते हैं जबकि गरीब सड़कों पर पीड़ित होते हैं। एक पुल के मेहराब के नीचे वह दो छोटे लड़कों को गर्म रखने के लिए आलिंगन में पड़ा हुआ देखता है। चौकीदार बारिश में लड़कों को दूर ले जाता है। चौकीदार जो लड़के ठंड के कारण एक दूसरे के गले लगकर बैठे हुए थे उन्हें चौकीदार वहाँ से दूर भगा देता है। जब वह अपने निष्कर्षों के राजकुमार को बताता है तो राजकुमार उसे सोने के पत्ते एक बार में और इसे गरीबों को देने का आदेश देता है। जो उसकी शरीर की जो परत थी उस सोने की थी वही पत्ती उसी परत को उखाड़ने के लिए कहता है। पक्षी पत्तियों को एक एक करके तब तक उखाड़ता है जब तक कि राजकुमार सुस्त और ग्रे दिखने नहीं लगता। गरीब बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उनके पास अब खाने के लिए भोजन होता है। फिर बर्फ़ पड़ने लगती है और बर्फ़ के बाद ठंड आ जाती है। पक्षी को ठंडा और ठंडा लगता है, अधिक ठंडा लगता है और राजकुमार को नहीं छोड़ता। आखिरकार उसे पता चलता है कि वह जल्द ही मर जाएगा। उन्होंने कहा कि उसे अलविदा और उसके हाथ को चूमने के लिए पूछता है। बोली लगाने के लिए राजकुमार के कंधे के लिए उड़ान भरने के लिए। प्रिंस का कहना है कि उन्हें खुशी है कि पक्षी आखिरकार मिस्र जा रहा है। उन्होंने धन्यवाद दिया इतने लंबे समय रहने के लिए पक्षी और उसे उसके ओंठों को चूमने के लिए कहता है। वह पक्षी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और पूछता है। पक्षी कहता है कि वह मिस्र नहीं बल्कि हाउस ऑफ डेथ में जा रहा है, यानी मृत्यु के घर जा रहा है। इसके बाद नीचे उसके पैरों पर मृत हो जाता है। वो गिरकर मर जाता है पैरों पर राजकुमार के। उस पल में मूर्ति से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। उसके नेतृत्व का दिल टूट गया है। मूर्ति का जो दिल होता है वो टूट जाता है। अगली सुबह मेयर और नगर पार्षदों ने नोटिस किया कि हैप्पी प्रिंस की मूर्ति जर्जर दिख रही है। उन्होंने देखा कि गहने और सोना छीन लिया गया है और मूर्ति भिखारी की तरह दिख रही है। वे अपने पैरों पर मृत पक्षी को देखते हैं और यह घोषित करने के लिए एक नोट बनाते हैं कि पक्षियों को वहां मरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राजकुमार की मूर्ति को नीचे ले जाया जाता है। आर्ट प्रोफेसर टिप्पणी करते हैं कि इसकी सुंदरता के बिना मूर्ति अब उपयोगी नहीं है। मूर्ति को एक भट्ठी में पिघलाया जाता है लेकिन टूटे हुए दिल को पिघलाया नहीं जाता। फाउंड्री में काम करने वाले इसे धूल के ढेर पर फेंक देते हैं और जहां मृत पक्षी भी पड़ा हुआ है। गॉड इन हेवन शहर में दो सबसे कीमती चीज़ों को लाने के लिए एक स्वर्गदूत से पूछता है। गॉड इन हेवन यानी जो स्वर्ग का भगवान होता है वो शहर से दो चीज़ें कीमती लाने के लिए कहता है अपने दूत से। तो फरिश्ता उसे टूटे हुए लेड जो टूटा हुआ शीशा है, लेड दिल और मृत पक्षी को लाता है। उसी जो कूड़े करकट पे पड़ा हुआ था तो उसी को लाने के लिए कहता है।
और कहता है कि छोटी चिड़ियाँ हमेशा के लिए अपने स्वर्ग के बगीचे में गाएंगी और सब अपने सोने के शहर में हैप्पी प्रिंस भगवान की प्रशंसा करेगा, जो कि दोनों स्वर्ग पहुंच चुके थे एक साथ। ऐसा इसमें कुछ दिखाया गया है।